गुड मॉर्निंग गाइज, ज्वाइन कीजिए फास्ट। और आज हम लोगों का लास्ट लेक्चर है सरफेस टेंशन का, और वो है लेक्चर नंबर 3 ऑफ सरफेस टेंशन। लेक्चर 3, राइट। लेक्चर 3 ऑफ सरफेस टेंशन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी पढ़ाई। हम लोग इसमें देख लिए थे एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर रेंज और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है इस बेसिस पे हम लोग बात किए थे। एक बीकर में 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल के सिचुएशंस को एक्सप्लेन करते हुए कि जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पे रहता है वो क्यों स्ट्रेचिंग फोर्स महसूस करता है, राइट ना, ऐसा था। अब नाउ अब देखिए दो टर्मिनोलॉजी मॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ 2 टाइप का होता है। वो क्या है वो देखिए। पहला है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ कोहेशन। कोहेसिव फोर्स ये क्या होता है? ये होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। एक ही सब्सटेंस के कोई दो मॉलिक्यूल के बीच, सिमिलर टाइप ऑफ सब्सटेंस के, मतलब एक ही सब्सटेंस के कोई दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है। जैसे एक अपने पास मान लीजिए लिक्विड है अपने पास, तो लिक्विड के दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा? अपना कोहेसिव फोर्स। या अपना मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड में दो मॉलिक्यूल के बीच जो लगेगा मॉलिक्यूलर फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। लेकिन अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच अगर कोई फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो फिलहाल ये हम लोग बात करेंगे कोहेसिव फोर्स के बारे में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two molecule of same substance is called cohesive force. The force of attraction between any two molecules of same substance is called cohesive force, right? ऐसा। अब जस्ट देखिए इसका एग्जांपल, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात करें समझने के लिए, एग्जांपल के तौर पे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules of water, सब्सटेंस वाटर ही है, उसके डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच आपस में जो मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कोहेसिव फोर्स। दिस इज द वन एग्जांपल। अनदर एग्जांपल वी कैन टेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन। सॉलिड है आयरन, मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को भी क्या बोलेंगे हम लोग? फोर्स, कोहेसिव फोर्स। यानी कि सेम सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट दूसरा फोर्स है अपना एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स ये क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, between two molecules of different substances is called adhesive force. ठीक है, ऐसा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लें हम लोग, मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
between paper and ink, पेपर और इंक मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला आकर्षण का बल क्या कहलाएगा? एडहेसिव, क्योंकि पेपर सॉलिड है और अपना इंक क्या है? लिक्विड है। तो दो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पेंट, पेंट जो वॉल पे करते हैं, पेंट एंड वॉल, पेंट एंड वॉल, पेंट लिक्विड है और वॉल सॉलिड है। तो इसके बीच जो पेंट और वॉल के बीच जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है वो एडहेसिव फोर्स होता है। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पेंट जो है दीवार में स्टिक होगा, उतना ज्यादा उससे चिपकेगा, ये बोलने का मतलब होता है, राइट। उतना स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेगा उसके साथ बंधा हुआ, ये मतलब है। जैसे देखिए एक बात, ये क्लियर है आपको? एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ये मीनिंग समझना होगा आपको। कोई भी चीज, कोई भी चीज जैसे एक तरह से ऐसे समझिए, गर्ल्स लोग यूज करती है ना लिपस्टिक लगाना, लिपस्टिक और इसके बीच, राइट। अब क्या है ये उसके एवज में, लिपस्टिक के एवज में इसको सॉलिड ट्रीट करेंगे और वो लिक्विड है। वो इस पे जितना ज्यादा, मेरा मतलब है जितना ज्यादा एडहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच होगा, उतना देर तक लिपस्टिक वहां स्टिक रहेगा। समझ में आया बात ना? ये बोलने का मतलब है। वॉल और पेंट का एग्जांपल बहुत ज्यादा बेहतर है। तो वॉल में पेंट लॉन्ग लास्टिंग उतना ज्यादा होगा जब तक एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत रहेगा। समझ में आई बात ना? ये बोलने का मतलब है। ये दोनों फोर्स क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो। कोहेसिव फोर्स क्या होता है और एडहेसिव फोर्स क्या होता है? एंजल क्लियर है? ओके, आगे हम लोग अब बात करेंगे इसके बारे में। ब्लैक नहीं हुआ? अब ब्लैक नहीं है ना? चलो, हम बाकी लोगों को मैसेज कर रहे थे जल्दी से ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, पहले डिफाइन कर देते हैं ताकि समझने में अच्छा होगा। द एंगल बिटवीन टेंजेंट drawn at the point
at the point of contact of liquid and wall of container, ठीक है, ऐसा लिक्विड एंड wall of container which is in contact with liquid is called angle of contact. राइट, एक बार डिफिनेशन पहले देख लीजिए, समझने की कोशिश करते हैं इसको। मान लो ये अपना एक बीकर है, और ये एक दूसरा बीकर है अपना कंटेनर। इसमें क्या किए हैं, ऐसा लिक्विड रख रहे हैं जो वॉल ऑफ कंटेनर को गीला ना करे, भिंगाए नहीं, वेट ना करे। तो मान लो वो लिक्विड है अपना मरकरी पारा, ठीक है। तो उसको आप इसमें क्या किए हैं, पॉर कर दिए इस तरह से। ये जब आप रखेंगे तो इसका जो होता है ये ऐसा टाइप का ऊपर की ओर, देखो ये वो लिक्विड है जो सॉलिड को वेट नहीं करता, वॉल ऑफ कंटेनर को ये वेट नहीं करता है, ठीक है। तो अब बताओ, वॉल ऑफ कंटेनर उसका मतलब जो भी चीज का बना है, मान लो ये ग्लास का बना है, तो ग्लास का मॉलिक्यूल होगा और लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा। दोनों के बीच लगने, दो डिफरेंट मटेरियल हो गया, दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बताओ, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो क्योंकि ये ऐसा है कि ये लिक्विड ना वॉल को वेट नहीं कर रहा, मतलब नहीं भिंगा रहा है, समझ में आ रहा बात ना, उससे स्टिक नहीं हो रहा है, उससे ये चिपक नहीं रहा। इसका मतलब जो भी लिक्विड है वो नॉन एडहेसिव नेचर का है। कैसा है, नॉन एडहेसिव। यहाँ पे जो कैसा नेचर का हो गया, ये नॉन एडहेसिव नेचर का। बोलने का मतलब ये है, ये लिक्विड इस केस में हम लोग ये एग्जांपल लिए हैं कि लिक्विड, ये वो लिक्विड है, लिक्विड व्हिच डू नॉट वेट द सॉलिड को ये गीला नहीं करता है। तो एट दैट टाइम एंगल ऑफ कांटेक्ट जो बनेगा वो अब समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये अपना है लिक्विड के मनिस्कस का शेप है ना, ये मनिस्कस का शेप है ये वाला, और इसमें और यहाँ देखो द एंगल बिटवीन, देखो द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड वॉल ऑफ कंटेनर, दोनों कहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे वॉल ऑफ कंटेनर और लिक्विड यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है ना, राइट। यहाँ पे जो ये एंगल बना अपना, ये एंगल, दिस एंगल इज थीटा हियर एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये जो एंगल बनेगा ये थीटा, दिस थीटा हियर इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंड इट विल बी हियर ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्या होगा ये, ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा होगा, बट इट विल बी लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से छोटा होगा। तो मतलब एक्चुअली में थीटा हियर विल बी ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल होगा थीटा। थीटा कैसा कोण होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। जब अगर लिक्विड सॉलिड के वाल को या सॉलिड को वेट ना करे, एट दैट टाइम एंगल ऑफ कांटेक्ट का मान क्या होगा, ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ये बोलने का मतलब है। अब मान लो इसमें, इस कंटेनर में
दूसरे कंटेनर में एक ऐसा लिक्विड लिए हैं, वाटर ले लिए सपोज, तो वो हम लोग अगर वाटर ले लिए सपोज इसमें, तो वाटर ये एक ऐसा लिक्विड है जो वॉल ऑफ कंटेनर को क्या करता है, वेट करता है, गीला करता है। इस केस में शेप ऑफ मनिस्कस ऐसा बनता है, समझ में आया बात, ऐसे नीचे की ओर, और जो वेट नहीं करता उसके में ऊपर की ओर उठा रहता है। ये समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है वो समझने की कोशिश करो। हम लोगों को एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना है लिक्विड और वॉल ऑफ कंटेनर के बीच, जो यहाँ पे टच कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट है, तो ये एंगल बना अपना, ये एंगल ना, दिस इज थीटा। और इस थीटा का मान, चूंकि यहां देखिए ये चूंकि वेट कर रहा है, गीला कर रहा है वॉल ऑफ द कंटेनर को, दो डिफरेंट, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो एडहेसिव नेचर उसका ज्यादा है, एडहेसिव है ना, एडहेसिव नेचर का है। और ये जो लिक्विड वी लिखते हैं हियर, वो लिक्विड वेट द सॉलिड, वो लिक्विड है जो सॉलिड को गीला करता है। सॉलिड फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले ले अगर, तो वाटर एक्सेट्रा, वाटर इटीसी, पेंट वगैरह वगैरह, ठीक है ना, ऐसा। इस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा का मान एक्यूट होता है। एक्यूट का मतलब हुआ न्यून कोण, मतलब थीटा का मान 0 से बड़ा होगा, या 0 डिग्री भी हो सकता है स्पेशल केसेस में, आइडियल केस में 0 से बड़ा या बराबर, और लेस देन 90 लेकिन होना चाहिए। तो इस ऐसे कोण को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। इस केस में जब वेट करने लगे अपना, जब क्या करने लगे, जब लिक्विड अपना वेट करे सॉलिड वॉल को, एट दैट टाइम एक्यूट एंगल बनता है। और जब लिक्विड वेट नहीं करे सॉलिड वॉल को, एट टाइम ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज बनाने के लिए एक एग्जांपल ले लिया यहाँ मरकरी का, और एक्यूट बनाने के लिए एक एग्जांपल ले लिया हम लोग वाटर का। क्लियर है गाइड्स? इसमें कोई कंफ्यूजन है, जल्दी बोलो। और कुछ एंगल जो याद रखना है फॉर प्योर वाटर, इसके लिए प्योर वाटर, और अगर आप एक क्लीन ग्लास यूज किए हैं, क्लीन ग्लास कंटेनर यूज किए हैं, फॉर प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इक्वल टू होता है 0 डिग्री। ठीक है, दूसरा फॉर ऑर्डिनरी वाटर, फॉर ऑर्डिनरी वाटर मतलब वो प्योर नहीं है, जनरल वाटर है, ऑर्डिनरी वाटर एंड ग्लास रॉड, आप ग्लास बीकर यूज किए हैं ग्लास के लिए, थीटा का मान होता है लगभग 8 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 8 डिग्री, अबाउट, अबाउट माने लगभग, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ऐसा। अब अगर आप जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर वाटर एंड सिल्वर का ग्लास यूज करेंगे कंटेनर, वाटर एंड सिल्वर, वाटर एंड सिल्वर के लिए, सिल्वर मतलब चांदी का, ठीक है ना, एट दैट टाइम अपना थीटा का मान होता है 90 डिग्री, सिल्वर वाले में स्पेशली, ठीक है, चांदी वाले में। ये कहां से आया, एक बार रिपीट करवा रहा है, रिपीट करते रहिए जीवन भर, घंटों बाद ज्वाइन करते हो क्लास और बोलते हो रिपीट करने के लिए, क्या है, पूरी कहानी दिख गई और इसको रिपीट चाहिए। जब ये 90 डिग्री होता है, इस केस में आपको बोलेगा शेप ऑफ मनिस्कस क्या होगा, एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल होता है, फ्लैट शेप। हेंस इस केस में हम लिख भी दे रहे हैं, हेंस सरफेस ऑफ वाटर, surface of water in a silver vessel, in a silver चांदी का बर्तन, in a silver vessel at the edges also remains horizontal या flat, horizontal या flat, इसी को बोलते हैं flat surface। अब अगर आप एग्जांपल लें मरकरी के लिए, फॉर मरकरी, फॉर मरकरी माने पारा,
एंड ग्लास के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट का मान होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा का मान 135 डिग्री, मरकरी और ग्लास के केस में। ये डिफरेंट लिक्विड है जिसके लिए कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है, इंपॉर्टेंट वाला, उसके लिए हम लिखा भी दिए हैं आपको, ठीक है। इसी तरह का बाकी जो यूज में आएगा उसको देखेंगे। तो दिस वाज द एंगल ऑफ कांटेक्ट कॉन्सेप्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, देखिए वहां, द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड वॉल ऑफ कंटेनर व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द लिक्विड। वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल कंटेनर का वॉल जो है वो लिक्विड के कांटेक्ट में होना चाहिए, इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। जैसे मीनिंग ये है, जैसे देखिए ये लिक्विड इसमें पोर है, तो ये देखो ये वॉल है कंटेनर का, ये इसके कांटेक्ट में है ना लिक्विड, है ना। तब इस पॉइंट पे जहां पे ये देखिए कांटेक्ट में है, उस वक्त हम लोग यहाँ क्या किए, एक टेंजेंट ड्रॉ किए, और ये टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, और ये जो एंगल बना है इसको हम लोग बोल रहे हैं थीटा को एंगल ऑफ कांटेक्ट। एक और बात होता है, कुछ लिक्विड का, कुछ लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे उसके वाल को वो वेट करेगा, गीला करेगा, मतलब उससे स्टिक होगा। और कुछ लिक्विड जो है वॉल ऑफ द कंटेनर से स्टिक नहीं होता है, यानी कि कुछ गीला करेगा और कुछ गीला नहीं करेगा। जैसे गीला नहीं करने वाला का एग्जांपल है मरकरी। इसका मतलब क्या हुआ, गीला नहीं करने के केस में उस मरकरी मॉलिक्यूल और ग्लास का मान लीजिए कि अगर रखे हैं या कोई भी कंटेनर रखे हैं, इसके बीच में सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो नॉन एडहेसिव नेचर का है, इसलिए ये गीला नहीं कर पा रहा। और अगर एडहेसिव नेचर का रहेगा, जैसे वाटर और ग्लास के केस में लिए हैं, तो वो गीला करेगा, मतलब कि अपना जो ग्लास का जो रहेगा वाल वो भी भीग जाता है। समझ में आई बात ना, भीगना समझ रहे हैं ना, गीला हो जाना, ये बोलने का मतलब है। जब नॉन एडहेसिव नेचर का रहेगा फोर्स, यानी गीला नहीं करने वाला, एट दैट टाइम एंगल कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और जब गीला करने वाला रहेगा यानी कि एडहेसिव नेचर का रहेगा, लाइक वाटर एग्जांपल, तो ऐसे लिक्विड के केस में एक्यूट एंगल बनता है, यानी कि थीटा का मान 0 से 90 के बीच होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल में थीटा का मान 90 से 180 के बीच में होता है, यानी कि थीटा का मान 90 से बड़ा होता है। ऐसे कर दो इस चीज को, थीटा का मान गड़बड़ लिख दिए थे, थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल कंडीशन, अधिक कोण होने का कंडीशन। तो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होता है इस केस में, ठीक है। ये बोलने का मतलब उस वक्त गड़बड़ लिखा गया था, ठीक है, ऐसे कर देना नोटेशन को। और इसमें अपना क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है जब वेट करता है, तो वो बाकी एग्जांपल है। प्योर वाटर लेंगे अगर आप, शुद्ध जल और क्लीन ग्लास, एट दैट टाइम एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी 0 डिग्री। फॉर ऑर्डिनरी वाटर एंड ग्लास, एट दैट टाइम एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी 8 डिग्री लगभग। फॉर वाटर एंड सिल्वर, थीटा का मान 90 डिग्री होता है। इसी वजह करके सरफेस ऑफ वाटर इन अ सिल्वर वेसल एट द एजेस आल्सो रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, इसलिए फ्लैट रहता है, शेप ऑफ मनिस्कस। और ये फॉर मरकरी एंड ग्लास, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 135 डिग्री, 135 135 डिग्री, ये है ऑब्ट्यूज वाला केस। समझ में आया बात। अब क्लियर है कि कृष्णा, अब रिपीट कर दिया, अब क्या रिपीट चाहिए तुमको, रिप्लाई करो फास्ट। कृष्णा, करिश्मा, एंजल, राहुल, समझ में आया। जल्दी बोलो जी, टाइम नहीं है। अब आगे बात करेंगे हम लोग, कैपिलरी ट्यूब क्या होता है।
अब हम लोग बात करेंगे कैपिलरी ट्यूब। राइट, narrow tube with a fine bore, fine and uniform bore is called capillary tube. Is called capillary tube. A narrow tube with fine and uniform bore. Bore मतलब हर जगह सेम ही उसके अंदर जो होल है वो रहना चाहिए। राइट, जैसे अब हम लोग डिफरेंट एग्जांपल ले रहे हैं वो समझिए और तब हम लोग डिफाइन करेंगे एक चीज को, मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए अपने पास एक बीकर है, यहाँ कंटेनर है, बीकर है, कुछ भी वेसल है, इसमें आप क्या किए हैं, वाटर पोर कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, वाटर यहाँ तक इसमें वाटर डाल दिया। अब आप क्या कर रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। वाटर है अपना, इसमें वाटर जल, ठीक है। एक क्या किए हैं, ग्लास का एक ट्यूब इसमें आप प्लेस करने वाले हैं, जस्ट देखिए, जिसको आप कैपिलरी ट्यूब बोलने वाले, ठीक है, ऐसा। ठीक, अब इसमें एक्चुअली में समझने की कोशिश करना है। इसमें जो शेप ऑफ द मनिस्कस जो होता है वो ऐसा होता है, देखिए शेप ऑफ द मनिस्कस नीचे की ओर, शेप ऑफ द मनिस्कस। तो अभी इस केस में क्या होगा, जब ये देखिए ये अपना, अगर ये अपना ग्लास का प्रचली है, तो यहाँ पे अगर आप एंगल ऑफ कांटेक्ट प्लॉट करेंगे तो ये देखिए ये दोनों टचअप में है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और ये एंगल है अपना थीटा, दिस इज एक्यूट एंगल। और इस अब क्या होगा, ये अपना ग्लास मटेरियल है, ग्लास का कैपिलरी ट्यूब है और ये अपना वाटर लिए हैं। इसमें क्या करेगा, इस कैपिलरी में लिक्विड ना इस तरह से राइज करेगा, कैपिलरी में क्या करेगा, लिक्विड राइज करेगा और शेप ऐसा होगा, शेप ऐसा। समझ में आया बात, इस तरह का। ये जो देखिए लिक्विड ऊपर गया ना ग्लास ट्यूब में, इसको बोला जाता है राइज ऑफ लिक्विड कॉलम। ये कैसा केस हो गया अपना, राइज ऑफ लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम, ठीक है ना, का केस आ गया। अब अगर ये वाटर यूज किए थे, अब एक दूसरा हम लोग ले रहे हैं, जब समझने की कोशिश करो। एक और कंटेनर है अपने पास, इस बार इसमें हम लोग क्या किए हैं, ऐसा लिक्विड लिए हैं जो कि है मरकरी। मरकरी ये वॉल ऑफ द कंटेनर को वेट नहीं करेगा और इसको इसमें प्लेस कर दिए हम लोग। और इसमें अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कैपिलरी ट्यूब मान लीजिए कि आप प्लेस कर रहे हैं, सपोज क्या कर रहे हैं, कैपिलरी ट्यूब ऐसे प्लेस कर रहे हैं, राइट, ऐसा। इसमें मनिस्कस का शेप कैसा होता है, ऐसा ऊपर की ओर उभरा हुआ, ऐसा शेप ऑफ मनिस्कस, समझे क्या, ऐसा ऊपर की ओर उभरा। अब क्या होगा, ये अपना ग्लास का है, अपना कैपिलरी ट्यूब समझने की कोशिश करो। इस केस में अपना लिक्विड क्या करता है, इसको थोड़ा सा और बड़ा नीचे टेप तक करते हैं ताकि आप समझ पाएंगे अच्छे से। इसमें ना इस लिक्विड फॉल कर जाता है, लिक्विड क्या करता है, फॉल कर जाता है, ये देखो ऐसा, ठीक है। ये है अपना, इस कंडीशन में एक्चुअली में एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर आप बनाएंगे तो दिस विल बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा,
समझ आई बात? इन दोनों के बीच ये देखो 90 से बड़ा है ऑब्ट्यूज एंगल, इस केस में क्या होता है अपना फॉल ऑफ लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम क्या किया, कैपिलरी ट्यूब में फॉल कर गया, उसका हाइट नीचे चला गया। लिक्विड तो यहां तक है देखो बीकर में, लेकिन ये कॉलम में फॉल कर गया, नीचे तक चला गया। ठीक है, ऐसा दिस इज द मरकरी केस, दिस इज द वाटर केस। ऐसा ये चीजें समझ में आ रहा है। तो अब आपको पूछेगा कैपिलरिटी फेनोमेना क्या होता है, तो वो मीनिंग समझिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन में, द फेनोमेनन ऑफ राइज माने बढ़ना, और फॉल ऑफ लिक्विड मतलब नीचे गिरना, फॉल ऑफ लिक्विड कॉलम, फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, inside a capillary tube is called capillarity, is called capillarity। समझे? एक कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का राइज होना या लिक्विड का फॉल करना, इस फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग कैपिलरिटी। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये हुआ कि दो तरह का सिचुएशन है। एक बार एडहेसिव फोर्स लग रहा वाटर और देखो यहाँ ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में, ये ग्लास के वाल कंटेनर को वेट करेगा, जबकि मरकरी ये सॉलिड वाल को वेट नहीं करता है। तो जब एडहेसिव फोर्स होगा तो राइज करेगा, जब नॉन एडहेसिव फोर्स होगा तो फॉल होगा, ये बोलने का मतलब है। वैसा लिक्विड जो लिक्विड सॉलिड कंटेनर वाल को वेट नहीं करता है, उस केस में कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा, फॉल होगा ऑफ लिक्विड कॉलम, और अगर वेट करता है कंटेनर को तो उस टाइम में राइज होगा। समझ में आई बात ना? ये बोलने मतलब इसी चीज को फोर्स के टर्म में लिख दे रहे हैं, वो समझने की कोशिश करो। वेट करना मतलब एडहेसिव फोर्स होना, वेट नहीं करना मतलब नॉन एडहेसिव फोर्स होना। इफ देयर इज adhesive force, if there is adhesive force between liquid and capillary tube, then liquid will rise inside, then liquid will rise inside the capillary, inside the capillary tube, but if there is no adhesive force, if there is no adhesive force, अगर adhesive force ना हो, adhesive force between liquid and capillary tube, then liquid will fall inside the capillary tube, यहाँ एडहेसिव फोर्स है, यहाँ पे एडहेसिव फोर्स नहीं है, यहाँ एडहेसिव फोर्स है, इसलिए राइज ऑफ लिक्विड हुआ। यहाँ नो एडहेसिव फोर्स एंड दैट्स व्हाई फॉल ऑफ लिक्विड कॉलम हुआ। समझ में आया बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है या कोई दिक्कत है कहीं भी तो पूछो। क्विकली यू में आस्क, जल्दी।
पूछना है तो पूछो, वरना आगे बढ़ेंगे। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, राइज को एक्सप्लेन करने के लिए कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा हम लोग बोर्ड पे बनाएंगे थोड़ा बड़ा, क्योंकि हमें तो फोर्स कंपोनेंट दिखाने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट है राइज ऑफ लिक्विड का लिए एक्सप्रेशन। ये पहले देख लो जल्दी से, कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो पूछो जल्दी, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, वो भी रिप्लाई करो फास्ट। क्विकली रिप्लाई गाइज। नो डाउट। ओके, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्लास में? राहुल, कृष्णा, एंजल, समझ में आया? कोई दिक्कत है? ओके, आगे बढ़ते हैं। हम सिंपली समझा समझा के सारी बातें लिखते जा रहे हैं ताकि आप इजीली आंसर कर पाएंगे एग्जाम। हम लोग राइज वाले के लिए देखेंगे एक्सप्रेशन। अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज, इसी को एसेंट फार्मूला भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एसेंट फार्मूला। एसेंट फार्मूला। राइज को एसेंट, फॉल को डिसेंट, ऐसा। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, वो देखिएगा। देखो यहाँ अपने पास एक कंटेनर है, राइट। इसमें तो हम लोग कैपिलरी ट्यूब, हम आपको बोले थे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका वो डायमीटर को थोड़ा ज्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ताकि सब फोर्स वगैरह जो लग रहा है उस पर क्लियर कट दिखे, इसलिए और कोई बात नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड राइज कर रहा है, राइट। ये अपना मान लो वाटर केस है, वाटर और ग्लास का ये अपना है। मान लीजिए जो लिक्विड जो राइज हुआ है इस सरफेस से, वो जो लिक्विड का डेंसिटी है रो है, और जो राइट जो हुआ है जिस हाइट तक, उसको हम लोग बोल रहे हैं एच। ठीक है, ऐसा। यहाँ पे जब आप लिक्विड का ऐसे बनाएंगे तो एक्चुअली में सरफेस तो ऐसा बनेगा अपना, राइट। इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, दैट विल बी मोर बेटर। इसका जो अपना रेडियस है, मान लीजिए आर है, रेडियस आर। हाँ, जब आप यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी द थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और इस इंड पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये दिस विल बी द थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट।
इस चीज को अगर आप दिखाओ बाहर, तो ये एक्चुअली में तो ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे इस टाइप का शेप का होगा ये वाला पोर्शन हम जो बात कर रहे हैं, हाँ या ना, ऐसा शेप होगा। क्लियर है? तो ये जो फ्री सरफेस है, इस पे तो ये तो स्ट्रेचिंग फोर्स फील करता है, हाँ या ना, इस तरह से इस पे स्ट्रेचिंग फोर्स लगता रहता है फ्री सरफेस के ऊपर, लगता रहता है कि नहीं? फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड क्या होता है अपना, स्ट्रेचिंग फोर्स फील करता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, हाँ या ना, ऐसा। तो यहाँ पे जो है इस तरह से इस पे ऐसे फोर्स लगता रहेगा, वही हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं फ्री सरफेस। और यहाँ पे एक्चुअली में वो जो नहीं दिख रहा है वो ऐसे जो बनेगा उस पे अपना क्या होगा, दिस इज दिस पार्ट, ये स्ट्रेचिंग फोर्स इस तरह से महसूस करेगा, करेगा ऐसा स्ट्रेचिंग फोर्स। अब क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, ये पॉइंट है अपना पी, क्या है ये पॉइंट पी, पी पॉइंट, और ये पॉइंट अपना है मान लेते हैं क्यू पॉइंट, ठीक है ऐसा। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी अपना थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, एकांतर कोण, हाँ या ना, ओके। अब मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो अपना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये फोर्स जो लग रहा है इसका दो कंपोनेंट होने वाला है, यानी कि ये P और ये मान लेते हैं P डैश है, और ये पॉइंट Q और ये वाला मान लेते हैं Q डैश है इधर। इसके अलावा जो फोर्स लग रहा है अपना वो इसको टेंशन T लग रहा है। तो जब इसको डेराइव करेंगे तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक कंपोनेंट होगा इधर। उसी तरह से एक कंपोनेंट होगा इसका इधर और एक कंपोनेंट होगा इधर, है ना। मीनिंग समझ में आ रहा बात? तो देखिए यहाँ जो इसको अगर एक्स एक्सिस मान लेते, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, क्यू एक्स डैश के अलोंग ये एंगल को कंसीडर करेंगे, अगर वर्टिकल के साथ एंगल है एट दैट टाइम इसका जो कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे कौन सा काम करेगा जल्दी बताओ। ये एंगल को अगर आप कंसीडर करते हैं ये एंगल थीटा, इधर हो जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, और इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा अपना टी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल ये वाला है, राइट ना, समझ में आ रहा बात? हेलो। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ये एंगल पे, इधर हो जाएगा टी साइन थीटा और इधर हो जाएगा अपना इसको मान लो ना, इसको बोल देते हैं अपना y और इसको बोल देते हैं अपना y डैश, ठीक है। तो इसके अलावा जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा अपना टी कॉस थीटा, दो कंपोनेंट होगा वो टी का। क्लियर है या कोई दिक्कत है जल्दी बताइए। क्लियर है या कोई दिक्कत है? फोर्स समझ में आया या कोई दिक्कत है? अगर समझ में आ गया तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। देखिए समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। लेट कैपिलरी, लेट अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस छोटी आर, ऑफ रेडियस स्मॉल आर is partially immersed into a liquid of density rho, and surface tension T, and
सरफेस टेंशन T, इसका सरफेस टेंशन है T, फुल स्टॉप। The liquid rises up to height छोटी h, up to height छोटी h inside the capillary tube, कैपिलरी ट्यूब में h हाइट तक राइज किया। Now the reactionary force T acting on a liquid, the reactionary force T acting on liquid along PP dash can be resolved into two components, एक है अपना पहला वह T sin थीटा along px T sin थीटा, और दूसरा है अपना T cos थीटा along py के along T cos थीटा। अब नेक्स्ट जस्ट डायमेट्रिकली इसी के डायमीटर के अपोजिट पॉइंट, राइट ना, जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट टू T there is another point Q, this one, ये है Q पॉइंट, ये ठीक है। The surface tension force acting on liquid at Q along QQ dash, इसके along जो T लग रहा है, can also be resolved into two components, और वो कंपोनेंट है अपना, दो कंपोनेंट, पहला है T sin थीटा along QX dash, इसके along, और दूसरा है अपना T cos थीटा along QY dash, ये वाला, ठीक है। ऐसा फुल स्टॉप। यहाँ तक क्लियर है? देखो और समझने की कोशिश करो। उसी चीज को हम लिखे हैं, खाली जो वो डायग्राम में है उसी चीज को लिखे हैं, एक्सप्लेन किए हैं। देखो और इससे आगे बढ़ेंगे सब।
जल्दी कीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट यहां देखो एक बात, पी पॉइंट पे पी एक्स के अलाउंग टी साइन थीटा, सेम इसी में डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट क्यू पॉइंट पे क्यू एक्स डैश के अलाउंग टी साइन थीटा, ये इक्वल बट अपोजिट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, सिर्फ यहाँ टी कॉस थीटा, यानी कि ये जो है टी कॉस थीटा लिक्विड को ऊपर राइज करने के लिए जिम्मेदार होगा, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट, हाँ या ना, राइट। एक लाइन यहाँ लिख देंगे हम लोग उसको क्लियर करने के लिए, कि नीचे में एक लाइन लिखिए आप अपने नोट्स में लिखिए, साइन थीटा along px and qx dash cancel each other, क्योंकि दोनों इक्वल बट अपोजिट है एक दूसरे के, बट p cos थीटा कंपोनेंट जो है टेक्स द लिक्विड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, takes the liquid in the upward direction, तो T cos थीटा वो फोर्स है जो लिक्विड को कैपिलरी में ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदार है, समझ आई बात, ऐसा। अब यहां से हम लोग डेरिवेशन वाला पार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऊपर से ये मिटा लेते हैं, क्योंकि आई थिंक आपने कॉपी कर लिया होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Px और Qx डैश के अलाउंग जो T sin थीटा है एक दूसरे के इक्वल बट अपोजिट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट T cos थीटा जो है वो लिक्विड को ऊपर राइज करने के लिए जिम्मेदार होगा। तो तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेट अपवर्ड फोर्स क्या होगा, नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ, नेट अपवर्ड फोर्स क्या होगा, क्विकली, वो हो जाएगा अपना इसका T सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है अपना T cos थीटा, वो फोर्स इनटू सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r, सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r, है ना, सरकमफेरेंस 2 पाई r, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है इसमें वो देखते हैं हम लोग, नेट डाउनवर्ड फोर्स लिक्विड में क्या क्या लग रहा है कैपिलरी में, देखो तो लिक्विड का मास m राइज हुआ और तो नीचे g मतलब m मास है अगर लिक्विड का, ये जो डेंसिटी आप लिए हैं उसके टर्म बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, तो यहाँ पे इसका जो नीचे जो फोर्स लगेगा उसका मास इनटू एक्सेलरेशन g, नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा इसका वेट। अब इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि मास बराबर, यानी कि देखो यहाँ डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो यानी कि मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि इसके जगह पर लिख देंगे मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी, हाँ या ना। और अब समझिए वॉल्यूम ऑफ दिस सिलिंड्रिकल शेप का है ना अपना कैपिलरी, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, लिक्विड जो राइज हुआ है इसमें वो h हाइट तक हुआ है, किस रेडियस वाले में, तो r रेडियस वाले में, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस सिलिंड्रिकल जो लिक्विड राइज के लिए, तो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग रखेंगे यहाँ हो जाएगा रो इनटू वॉल्यूम इज पाई r स्क्वायर h इनटू g, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स है
रो पाई एच स्क्वायर एच इंटू जी, और नेट अपवर्ड फोर्स है टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। नीचे लगने वाला फोर्स ये, ऊपर लगने वाला फोर्स वो, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, हाँ या ना। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर will be equal to रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी के बराबर। तो यहां से देखो, ये पाई कैंसिल आउट, एक आर यहां से कैंसिल, एक आर बचेगा, ठीक है, इतना हुआ। तो अब जो बचा उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो यहां से हम लोगों को आ जाएगा 2t, ये 2t cos थीटा विल बी इक्वल टू रो आर एच जी, ऐसा आएगा अपने पास। और एच के लिए एक्सप्रेशन चाहिए अपने को, तो एच विल बी इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय रो आर जी, ये हो गया हाइट ऑफ लिक्विड, राइट, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ गया आपने, राइट गाइस। इसी को अगर अगर मान लो यहाँ हम रेडियस के टर्म में बात करें, अगर डायमीटर के टर्म में बात करेंगे तो रेडियस इक्वल टू डी बाई टू हो जाएगा, हाँ या ना। रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई टू, तो वो टू ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 4t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो डी जी हो जाएगा। डी इज डायमीटर ऑफ कैपिटल ट्यूब, या रेडियस दिया डायमीटर के टर्म में देगा तो आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, रेडियस की जगह पुट करके डायमीटर के टर्म में, ओके, नो प्रॉब्लम। दिस इज द क्या, एसेंट फार्मूला, दिस इज नोन एज एसेंट फार्मूला, इसी को हम लोग बोलते हैं एसेंट फार्मूला, राइज ऑफ फार्मूला, लिक्विड कॉलम का एक्सप्रेशन को एसेंट फार्मूला, दिस इज कॉल्ड एसेंट फार्मूला। अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस हम लोग बात करेंगे, जल्दी कॉपी करो फास्ट। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट केसेस बात करेंगे इसमें। कैसे आया राइज ऑफ लिक्विड का हाइट का एक्सप्रेशन, समझ में आया बात गाइस? यहां तक क्लियर है या कोई डाउट है, जल्दी बोलो। हे मानव, कोई नहीं बोल रहा, सब स्लीपिंग मोड में चला गया। आर यू गाइज अवेलेबल? क्लियर है? H इक्वल टू आया 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, डिवाइडेड बाय रो आर जी, दिस इज रो आर जी, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम राइज के लिए एक्सप्रेशन। अब क्लियरली विजिबल है? यह रो डेंसिटी, रो और अच्छे से लिख दें, रो आर जी, ठीक है, ऐसा, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग केसेस बात करेंगे, वो समझने की कोशिश कीजिए, इसी को एसेंट फार्मूला बोलते हैं। अब केस नंबर 1, मान लो इफ थीटा का मान लेस देन 90 डिग्री हो जाए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिस थीटा का मान क्या हो जाए, लेस देन 90, दिस इंप्लाइज, यहाँ मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा आप। दिस इंप्लाइज cos थीटा का मान क्या होगा, लेस देन 90 रहेगा, तो cos थीटा का मान जो भी होगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 90 पे cos थीटा का मान 0 डिग्री आता है, मतलब सॉरी cos 90 डिग्री पे 0 मान आता है, तो उससे पहले है थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। और तब जब ये t cos थीटा का मान पॉजिटिव हो जाएगा, ये सारा चीज तो पॉजिटिव है, तो h का मान क्या आएगा, एट दैट टाइम दिस इंप्लाइज h विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हाँ या ना। बोलने का मतलब ये हुआ कि लिक्विड हैविंग
कॉनकेव मनिस्कस, मतलब कनकेव से ना, ऐसा कनकेव मनिस्कस, समझ में आ रहा बात ना, विल राइज, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब पहले ये लिखो, लिक्विड will rise inside the capillary tube, और इसका एक्चुअली में मतलब क्या हो समझो, वो लिक्विड हैविंग कॉनकेव मनिस्कस, मतलब शेप ऑफ द लिक्विड मनिस्कस ना, will rise in the capillary, समझे कि नहीं। कॉनकेव मनिस्कस के लिए एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप लोग एग्जांपल लिए तो वाटर, समझे कि नहीं, वाटर टाइप लिक्विड, ठीक है, इसमें राइज होगा ऐसा। अब मान लो दूसरा केस, अगर थीटा का मान, इफ थीटा इक्वल टू हो जाए एग्जैक्टली 90 डिग्री, देन ये cos of 90 degree, cos theta, and that will be cos of 90 degree, that will be equal to 0, ऊपर में ये टर्म 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, है ना, तो देन हाइट ऑफ द लिक्विड राइज h इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 0, ये है। इसका मतलब हुआ उस टाइम पे शेप ऑफ द मनिस्कस जो होगा वो फ्लैट होगा। ये है सिल्वर के केस में, समझे, सिल्वर और ग्लास, सिल्वर का कंटेनर ले लेंगे आप और वाटर उसमें डालेंगे, तब समझ में आई बात ना, एट दैट टाइम। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, लिक्विड विल नाइदर राइज नॉर फॉल इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, वो एज इट इज रहेगा ना। इस टाइम पे लिक्विड विल नाइदर राइज नॉर फॉल inside capillary tube, समझे कि नहीं, इस केस में थोड़ी फ्लैट होता है। बोलने का मतलब ये चांदी का बर्तन और पानी उसमें रखो, उस केस में अगर आप कैपिलरी ट्यूब दोगे तो ना ही लिक्विड का राइज होगा, जितने लेवल में है चांदी के बर्तन में उतना ही रहेगा कैपिलरी ट्यूब में भी, ठीक है ना, ऊपर नहीं जाएगा लिक्विड लेवल से। तीसरा केस अगर हम लोग बात करें, थर्ड केस है, अगर इफ थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाए, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब जो है अपना कॉस ऑफ थीटा का मान आएगा निगेटिव, और ये जैसे ही निगेटिव आएगा तो दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ द लिक्विड राइज का मान क्या आ जाएगा निगेटिव, ये अभी हाइट डेप्थ अब कहलाने लगेगा, है ना, फॉल हो जाएगा, राइट, ऐसा। दिस इज अ केस ऑफ लिक्विड फॉल ना, लिक्विड विल फॉल, इस केस में लिक्विड विल फॉल, यानी कि मरकरी और ग्लास के केस में लिक्विड विल फॉल इनसाइड कैपिलरी ट्यूब, इसका बोलने का मतलब है लिक्विड हैविंग मनिस्कस से, मतलब लिक्विड हैविंग कॉन्वेक्स मनिस्कस, लिक्विड हैविंग कॉन्वेक्स मनिस्कस, समझे, विल फॉल, फॉर एग्जांपल मरकरी के केस में क्या होता है, वो राइज नहीं होकर के फॉल करेगा, कॉलम फॉल या डिप्रेस्ड होगा, हाइट राइज नहीं करके हाइट फॉल करेगा। दिस इज द 3 डिफरेंट सिचुएशंस, राइट, यू कैन कॉपी इट। क्लियर है। कब लिक्विड राइज होगा, जब आप ऐसा लिक्विड यूज करेंगे जिसका मनिस्कस कॉन्केव शेप का हो, फॉर एग्जांपल वाटर, जिसमें कि थीटा का मान एक्यूट एंगल होता है, मतलब 90 से छोटा होता है, एट दैट टाइम लिक्विड विल राइज इन द कैपिलरी ट्यूब,
समझ में आया बात ना। और जब थीटा का मान 90 ले लेंगे तो मतलब ना ही लिक्विड राइज करेगा और ना ही लिक्विड फॉल करेगा। इस केस में फ्लैट हॉरिजॉन्टल होगा। बोलने का मतलब वही लेवल में हो जाएगा जिस लेवल में है। अगर आप डीप करेंगे उसमें कैपिलरी ट्यूब तो कारण इसका एग्जांपल है इस केस में सिल्वर का अगर कंटेनर लेंगे और वाटर उसमें पोर करेंगे तो। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है मतलब 90 से बड़ा है एट दैट टाइम cos थीटा नेगेटिव होगा तो मतलब लिक्विड फॉल इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। इस केस में कन्वेक्स मेनिस्कस शेप ऑफ द लिक्विड होता है। समझ में बात ना। क्या होता है इस केस में ऐसे ऊपर कन्वेक्स मेनिस्कस होता है। और एग्जांपल इज मरकरी ना इनसाइड द ग्लास कंटेनर रखेंगे तो उस केस में लिक्विड का क्या होगा अपना डिप्रेस करेगा हाइट फॉल कर जाएगा। क्लियर है। ये थीटा विल डिसाइड वेदर द लिक्विड विल राइज और लिक्विड विल फॉल। थीटा का मान फॉर द डिफरेंट लिक्विड। ठीक है ना। तो बाय नोइंग द थीटा वैल्यू यू कैन से वेदर लिक्विड इज राइजिंग और लिक्विड इज फॉलिंग डाउन इनसाइड द लिक्विड मतलब कॉलम। अब यहाँ पे एक बात समझिए ये जो आर है रेडियस यहाँ पे अगर यहाँ पे एक बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर टेंशन लगने वाले टेंशन कांस्टेंट कर दें लिक्विड अगर नोन हो गया तो थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। जी कांस्टेंट ही है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितना लिए हैं वो आपको पता है। ये सब अगर पता रहेगा तो हाइट ऑफ द लिक्विड राइज और फॉल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। हाँ है ना। ऐसा बोलेंगे कि बाकी पैरामीटर रिमेंस कांस्टेंट। एक बार लिक्विड को डिफाइन कर देंगे तो थीटा का मान फिक्स हो जाएगा ना। डेंसिटी कितना लिया है लिक्विड का वो मास कितना लिया वॉल्यूम कितना लिया डेंसिटी पता चल जाएगा। टेंशन लगने वाला पता चल जाएगा। जी फिक्स है थीटा फिक्स हो गया तो एच विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। हाँ या ना। इस पे एक लाइन लिखेंगे इस पे नोट में लिखो नोट बोल के नोट नोट में लिखो सिंस h is inversely proportional to radius of the capillary tube ना h is inversely proportional to radius of the capillary tube इस बात पे h is rise और fall depending upon the theta value। हाँ है ना। नीचे लिखो एक लाइन मैं भी लिख दूं क्या इट्स बेटर कि मैं भी लिख देता हूं नहीं तो 1 करोड़ बार बोलवाएगा ये लोग। मैं यहाँ क्या लिखना चाह रहा हूँ वो समझो। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज नोट में है ये राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब is inversely proportional to radius of the tube। हाँ है ना। that is smaller the radius of capillary tube higher will be rise or fall of the liquid। अभी थीटा नहीं पता है मान लो थीटा के हिसाब से बात करेंगे राइज हुआ तो राइज फॉल हुआ तो फॉल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। राइज और फॉल ऑफ लिक्विड h inside the capillary tube is inversely proportional to radius r of the tube। इसका मतलब ये हुआ ये r जितना बड़ा होगा ये राइज या फॉल जो है h वो अगर r जितना छोटा हुआ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड h उतना बड़ा होगा क्योंकि छोटा चीज से डिवाइड करेंगे तो बड़ा आएगा and vice versa। That is smaller the radius of the capillary tube higher will be the rise or fall of the liquid and vice versa।
समझ में आया बात ना। जब अपना आर रेडियस, ज्यादा रेडियस वाला आप अगर ले लेंगे कैपिलरी ट्यूब, तो ये हाइट क्या होगा अपना, हाइट ऑफ लिक्विड राइज और फॉल का मान उतना कम आएगा, ये बोलने का मतलब है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। क्लियर है गाइस? होपफुली दिस इज क्लियर, होपफुली दिस इज क्लियर नाउ, राइट। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ और खत्म हो जाएगा, बस छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक है। मैं आई रब द बोर्ड, मैं बोर्ड को क्लियर करूं, जल्दी बताइए, मैं मिटा दूं? बाकी लोग क्लियर है? यस। Next is factor affecting surface tension of liquid. Factor affecting surface tension of liquid. सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड को कौन कौन सा बात इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है? पहला बात है टेम्परेचर। पहला फैक्टर टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होता है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड का। तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जो होता है टेम्परेचर के बढ़ाने से घटता है। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज करता है, डिक्रीजेज with increase in temperature, with increase in temperature, with increase in temperature, and it becomes zero, it becomes मतलब surface tension, it becomes zero at the boiling point of the liquid, at the boiling point of the liquid। सुनिए, अगर किसी लिक्विड का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो उसका सरफेस टेंशन घटना शुरू होता है, और अगर टेम्परेचर को बढ़ा के आप लिक्विड के बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचा दे, बॉइलिंग पॉइंट तक, एट दैट टाइम सरफेस टेंशन विल बिकम जीरो। समझ आया बात ना, डिक्रीज करके वो जीरो हो जाएगा, तब कोई सरफेस टेंशन नहीं लग रहा होगा। ये बोलने का मतलब है टेम्परेचर का इफेक्ट। दूसरा होता है इफेक्ट इस पे, और क्या पैरामीटर इफेक्ट डालता है, इम्प्यूरिटी। इफ impurities अशुद्धियां, इफ impurities are added, इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे वो भी इफेक्ट डालता है। अब इम्प्यूरिटी दो तरह का होता है, एक सोल्यूबल इम्प्यूरिटी, एक इनसोल्यूबल मतलब नहीं सोल्यूबल, ठीक ना। जो सोल्यूबल होगा वो इंक्रीज करेगा सरफेस टेंशन को, जबकि इनसोल्यूबल डिक्रीज करता है। तो लिखेंगे इस केस में सोल्यूबल impurities increases the surface tension। जो घुलने वाला इम्प्यूरिटी है, जो मिक्स हो जाता है, वो सरफेस टेंशन को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन,
समझ में आया बात ना? वेयर एज इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी, इनसॉल्यूबल जो नहीं घुलता, इनसॉल्यूबल impurities decreases the surface tension, decreases the surface tension, ठीक है ऐसा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक्चुअली में, जो कि इफेक्ट डालता है किस चीज पे, सरफेस टेंशन के ऊपर। क्लियर है? सोल्यूबल इम्प्योरिटी, अगर वो इम्प्योरिटी जो लिक्विड में घुल जाए वो डालेंगे तो सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा। इनसोल्यूबल लाइक बालू, ईटा, गिट्टी, ये सब चीज डाल देंगे तो सरफेस टेंशन को क्या करता है, देखो यहाँ डिक्रीज करता है, ठीक है ना। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखेंगे आप। तो खत्म हुआ सरफेस टेंशन फ्रॉम माय साइड्स, राइट। ऐसा आपको हमने एक्सेस प्रेशर वगैरह वगैरह सब के बारे में एक्सप्रेशन वगैरह सब हमने दिखाया आपको। ये फ्लूइड मैकेनिक्स भी कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। ऑफिशियली नाउ द मैकेनिक्स सिलेबस इज फिनिश्ड। नाउ वी विल कंडक्ट टू टेस्ट। एक में पूरा फ्लूइड वाला रहेगा, मतलब विस्कोसिटी वाला पार्ट, और सरफेस टेंशन वाला पार्ट मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, और दूसरा में फ्लूइड मैकेनिक्स को छोड़ के बाकी सब केपलर्स लॉ तक जो पढ़ाए थे वो, ठीक है। तो केपलर्स लॉ तक फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले तक जो पढ़ाए थे वो सारा पोर्शन एक तरफ और फ्लूइड मैकेनिक्स एक तरफ, दो टेस्ट कंडक्ट करेंगे आपका, ठीक है। न्यूमेरिकल का जरूरत नहीं है, हाइट विड्थ दिया रहेगा, कैलकुलेट नहीं कर लेगी। थीटा का मान दिया रहेगा, सरफेस टेंशन का मान दिया रहेगा, सरफेस टेंशन का मान दिया है, लिक्विड के लिए थीटा का मान दिया है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दिया रहेगा, जी का मान पुट करेगी, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब दिया रहेगा, तो नहीं निकाल लेगी राइज का फॉर्म, उस पे न्यूमेरिकल है ना। ओके ओके ओके। एक टॉपिक के बारे में बोल रहा है, मोशन ऑफ रॉकेट। यस, दैट आई विल एक्सप्लेन इन किस क्लास में, एक दिन हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, समझ में आई बात ना। और एक बात ध्यान में रखिएगा, रॉकेट वर्क्स ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स लॉ, समझ में आई बात ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इस पे काम करता है, ये ध्यान में रखिएगा। आपका ये टॉपिक हम कर देंगे, ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल अगर आएगा तो बड़ी सिंपल वाला आएगा, एकदम सिंपल, सब्स्टिट्यूट करने वाला फॉर्मूला, ठीक है। रॉकेट वाले के लिए जो लोग बोल रहे हैं रॉकेट के लिए, ये एक बात ध्यान रखिएगा, जेट रॉकेट, जेट इंजन ये भी रॉकेट का ही एग्जांपल है, राइट ना। दैट इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअली में अगर पूछे कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो आप बोलिएगा प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे इसका मोशन ऑफ रॉकेट का एक दिन कोई क्लास हम लेंगे, वो अपने आप हम आपको बताएंगे। ऑफिशियली आपका सिलेबस कंप्लीट, वी विल कंडक्ट टू टेस्ट ओनली, ठीक है। और बाकी आप अपना तैयारी करते रहिए। तो टेस्ट के लिए आप टाइम लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाइए और बताइए कि कब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा और हमको व्हाट्सएप में बता दीजिएगा, उस हिसाब से एक हम कॉमन डेट रख देंगे, ठीक है ना, टेस्ट के लिए। समझ में आई बात? कौन सा पोर्शन को पहले देना है डिसाइड, आप डिसाइड कर लो, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाले पर मेरा मतलब है कि फ्लूइड का एक तरफ और बाकी फ्लूइड का एक तरफ, तो डिसाइड कर लो कि कौन सा टेस्ट देना चाहते हो, तो उस हिसाब से हम लोग, और कब देना चाहते हो अच्छे से प्रिपेयर्ड होके दो, पूरा एकदम रिवाइज करके, ताकि अच्छा स्कोर करो। एक एक कॉन्सेप्ट को नोट्स में देख लो बारीकी से, और भी बुक भी तुमको मन है कोई भी बुक फॉलो करने का, वो बुक भी फॉलो करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कर लो, सारा करने के बाद टेस्ट अटेंड करो, तो आपको पता चलेगा कि आप किस हद तक आपका प्रिपरेशन है मैकेनिक्स में, ठीक है। ऐसा जो छोटी छोटी टॉपिक है और भी कुछ कुछ
जिसका नोट्स वोट्स भेजे हैं वो सबको रिवाइज कर लीजिए, एक आप रीड करके रखिएगा उसको, सिर्फ उसमें से एक पॉइंट पूछेगा, ठीक है ना। तो इसलिए खाली रीड किया हुआ रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए वैसा भेज दिया। आपको हम कुछ पीडीएफ भेजे हैं ना, तो वो सब चीजें आप अपना कर लीजिएगा, सबको हम भेज दिए इंडिविजुअली, जो लोग अपना उसको रिवाइज कर लीजिएगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स ऑफिशियल ओनली रॉकेट मोशन इज रिमेनिंग, वी विल टेक वन क्लास, और मैं खुद ये बताऊंगा कि कब ये होगी क्लास, आप लोग टेस्ट के लिए डिसाइड करके मुझे बता देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका मैकेनिक्स क्लास का ऑफिशियली सिलेबस फिनिश होया। थैंक यू।